नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू यूट्यूब चैनल योर स्टडी मेट पे। आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th का भूगोल का चैप्टर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग। देखिए, जियोग्राफी का ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपका जो है ना, इस चैप्टर से 5 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव 5 नंबर आराम से आ जाएगा, या 5 नंबर से ऊपर भी आपका आ जाएगा। ठीक है, और ये थोड़ा सा यानी इसका ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा लंबा भी है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कंप्लीट जितना भी ऑब्जेक्टिव है पूरा याद कर लीजिए। इससे आपका 5-7 नंबर जो है ना आसानी से आ जाएगा, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ये चैप्टर है कि भारत संसाधन एवं उपयोग। इससे पहले हम आपको इतिहास का 2 अध्याय अपलोड कर चुके हैं, फर्स्ट और सेकेंड, और ये आज आपका भूगोल का पहला अध्याय है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला देखिए, अगर एक बार ख़त्म हो जाएगा ना तो इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएगा। तो ये आपका है अनवीकरणीय, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला चलते हैं। देखिए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। देखिए, ये सभी प्रश्न जो है ना इतना बार पूछा गया है कि पूछे हुए साल का एक सीरीज बन चुका है। देख सकते हैं 2014, 2017, 2019 का ए, 2019 का सी, यानी 4-5 बार ये सभी प्रश्न आ चुका है। तो ये आपका हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य, क्योंकि सूर्य ऊर्जा जो है सुबह आता है, शाम को अंधेरा होने के बाद सूर्य ऊर्जा समाप्त हो जाता है, लेकिन अगले दिन फिर सुबह से आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर में, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 200 किलोमीटर की सीमा, यानी 200 किलोमीटर। देखिए, किसी भी देश का 200 किलोमीटर तक आप चाहें तो उपयोग कर सकते हैं, लेकिन 200 किलोमीटर से आगे उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उस पर जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का आधिपत्य होता है। चलिए अगला प्रश्न है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो डाकू का अर्थव्यवस्था है संसाधन को बर्बाद करने से। संसाधन को बर्बाद यानी विदोहन करने से, यानी ज़रूरत नहीं हो फिर भी उसको क्या दोहन करने से, यूज करने से। चलिए अगला प्रश्न है नंबर 5 में, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। तो ये आपका हो जाएगा 19.2 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। तो देखिए, कोयला, पेट्रोलियम ये सभी आपका जो है अनवीकरणीय है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पेट्रोलियम क्या है। तो पेट्रोलियम एक तरल पदार्थ होता है जिसको शुद्ध करके पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, मोम ये सभी प्राप्त किए जाते हैं पेट्रोलियम से। ठीक है, ये सभी पेट्रोलियम से ही प्राप्त किए जाते हैं। निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। तो देखिए, सर्वाधिक उपजाऊ है तो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जो होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है, और ये आपका गंगा के मैदान में पाया जाता है। देखिए, पर्वत की मिट्टी होती है उपजाऊ, लेकिन जलोढ़ जितनी नहीं। मरुस्थलीय सबसे कम होती है और पीली उससे थोड़ी ज़्यादा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आप देख सकते हो कितना बार पूछा गया है, एक सीरीज बन चुका है इस प्रश्न का। ये आपका है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी बुलाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 9 में है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मतलब क्या, रेगिस्तान। ठीक है, यानी बालू वाला मिट्टी। तो आपको पता है ना कि भारत में सिर्फ 2 राज्य में रेगिस्तान है, सबसे अधिक राजस्थान में और फिर गुजरात में। तो गुजरात तो ऑप्शन है नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा राजस्थान, यानी 9 का बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न भी देखिए, मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि आपका उत्तराखंड में प्रचलित है। सोपानी कृषि आपका उत्तराखंड में प्रचलित है।
और देखिए 11 नंबर का जो है ना, ये इस चैप्टर का सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है मान लीजिए। तो देखिए आप देख सकते हो, इसके जितना कोई नहीं पूछा गया इस चैप्टर से। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए पंजाब में जो है ना, सब चीज़ का आपूर्ति पूरा होता है, इसलिए वहाँ के लोग क्या करते हैं, बहुत अधिक सिंचाई करते हैं, बहुत अधिक सिंचाई करते हैं, जिसके वजह से भी क्या होता है, मिट्टी खराब हो जाती है। तो ये आपका हो जाएगा अधिक सिंचाई। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? काली मिट्टी, और ये आपका महाराष्ट्र, गुजरात, इस रीजन में यानी भारत के पश्चिमी रीजन में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? क्षरण करने का मतलब कि उसमें जो है ना खेती नहीं होती है, या होता भी है तो उपजाऊ ढंग से नहीं है। तो ये आपका जो होगा कि भारत में कितने, तो ये आपका हो जाएगा 13 करोड़ हेक्टेयर। 13 करोड़ हेक्टेयर, ठीक है, 13 करोड़ हेक्टेयर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो ये आपका एंड्रीन है, ठीक है। आगे चलते हैं, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ये भी आपका बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। ये सभी आपका जो है ना रट जाइए, घोल के पी जाइए, ठीक है, भूलना नहीं है। एग्जाम में हम देखिए आपको गारंटी देते हैं कि इसमें जो 100-120 ऑब्जेक्टिव है ना, इसमें आपका 5 नंबर हम लिख के देते हैं कि 5 नंबर आपका कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। तो चलिए 15 में क्या है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित नेहरू जी ने। और ये आपका भारत का प्रथम प्रधानमंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उसके बाद महात्मा गांधी, जिन्हें कि भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर, पंडित नेहरू। कुल पानी का यानी कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में है? जैसे मान लीजिए ये पूरा पृथ्वी गोल है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी का 2/3 भाग क्या है, पानी है। 2/3 भाग पानी है, लेकिन फिर भी पानी का कमी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पानी समुद्र में, और समुद्र का पानी हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं, वो आपका खारा होता है। ये आपका हो जाएगा 95.5%। 17 नंबर, मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक मार लीजिए। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? आप देखिएगा नदी में, तालाब में अगर पानी गहरा हो ना, तो आप वहाँ पे देखिएगा वो ब्लू दिखता है। वो क्या दिखता है? ब्लू दिखता है। और आपको पता है कि समुद्र क्या बहुत गहरा है, नदी क्या गहरा होता है, तालाब क्या गहरा होता है। तो इसीलिए यानी जब हम लोग पृथ्वी के बाहर से जाके वायुमंडल से अगर हम लोग पृथ्वी ग्रह को देखते हैं, तो वो आपका ब्लू नज़र आता है, यानी नीला नज़र आता है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक, किसका बढ़ा है? आर्सेनिक, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य का जो शरीर है उसमें सबसे अधिक मात्रा जो है वो पानी का ही है, यानी 65% जो है पानी की मात्रा होती है। अगला प्रश्न है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो पूरा विश्व का यानी 16%, ठीक है। पूरा विश्व का यानी आप मान लीजिए कि दुनिया में 100 आदमी है, तो 100 आदमी में 16 आदमी कहाँ है? भारत में। और लगभग 16 आदमी जो है वो चाइना में ही रहता है, यानी दोनों को मिलाकर लगभग 32%, 33% आदमी भारत और चाइना में निवास करता है। निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो बिहार की नदी घाटी परियोजना है आपका सोन नदी घाटी परियोजना। दामोदर आपका बंगाल में है, भाखड़ा आपका पंजाब में है, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो देखिए जब 2001 में यानी मापा गया था तो 19% था, जो कि आपका कम है। यानी बोला जाता है कि किसी भी देश में लगभग 1/3 यानी 33% भाग पर जंगल होना चाहिए, जिससे कि होता क्या है, वहाँ का जो वायुमंडल है वो आपका क्या रहता है, बैलेंस रहता है। वहाँ जो है गर्मी अधिक नहीं पड़ेगी, वहाँ ठंडा अधिक नहीं पड़ेगा,
और वहाँ वर्षा समय पर आएगा और समय पर जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वर्षा कराने के लिए जो है ना वृक्ष उत्तरदायी होते हैं, जंगल ही उत्तरदायी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो देखिए 2005 में आपका है 20.60, ये आपका वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार है। चलिए अगला देखते हैं कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो बिहार में टोटल जो है केवल 7% है। ठीक है, यानी अगर भारत में देखा जाए तो कुछ प्रतिशत क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि भारत का 2 4 5 ऐसा राज्य है ना जहाँ की 90% लगभग क्या जंगल ही जंगल फैला हुआ है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, फिर आपका मध्य प्रदेश में भी काफ़ी वन है। लेकिन अगर बिहार जैसे राज्य में देखा जाए तो फिर 7% आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल कितना क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? अभी हम आपको बता रहे थे ना कि पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ये सभी में लगभग जंगल है 90% से भी ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत के कुल वन का कितना प्रतिशत है? तो वो आपका 60% लगभग कितना 60%। चलिए अगला देखते हैं 26 नंबर में हमारा है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो देखिए अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया था कि मध्य प्रदेश में काफ़ी अधिक वन का विस्तार है। हाँ अगर परसेंटेज में देखा जाए तो वो आपका शायद मणिपुर आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पर है तो वो आपका कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 27 में, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया? तो ये आपका 3 भागों में बांटा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी कितनी थी? 121 करोड़। कितनी थी? 121 करोड़। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 1948 में विश्व में जो था वो था आपका 4 अरब हेक्टेयर पे वन का विस्तार था। चलिए 30 नंबर, काफ़ी आसान प्रश्न लेकिन काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट प्रश्न। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो राष्ट्रीय पक्षी आपका मयूर है यानी मोर। अगर राष्ट्रीय पशु पूछे तो बाघ, राष्ट्रीय पक्षी पूछे तो वो तो हो गया मोर, राष्ट्रीय पुष्प पूछे तो कमल, राष्ट्रीय वृक्ष पूछे तो बरगद, राष्ट्रीय नदी पूछे तो गंगा, राष्ट्रीय मिठाई पूछे तो जलेबी। ठीक है, चलिए चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का संबंध था भारत देश से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 32 नंबर में कि टैक्सोन का उपयोग कहाँ होता है? तो टैक्सोन का उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर में आपका है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। फिर अगला चलते हैं 35 नंबर में, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो देखिए 1968 में जो कन्वेंशन हुआ था उसका नाम था अफ्रीकी कन्वेंशन। ये अफ्रीका में हुआ था। इनमें ऐसा कौन सा जीव है जो कि केवल भारत में ही पाया जाता है? देखिए कछुआ पूरे दुनिया में पाया जाता है, व्हेल मछली भी पूरे समुद्र में पाया जाता है, मगरमच्छ भी पाया जाता है, लेकिन डॉल्फिन एक ऐसा जीव है जो कि केवल भारत के गंगा नदी में पाया जाता है। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? लोहा को। क्योंकि आपको देखिए कोई भी उद्योग लगाइएगा लोहा का उपयोग सबसे ज़्यादा होगा।
बिना लोहे के उपयोग के आप कोई भी उद्योग स्थापित नहीं किया जाएगा, इसीलिए उद्योगों की माँ यानी जननी आपका कहा जाता है लोहा को। निम्न में कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो ये आपका हो जाएगा हेमेटाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट और पीट। ये चार आपका कोयला का प्रकार है। ये ए और बी आपका कोयला का प्रकार है, सी आपका लौह अयस्क का एक प्रकार है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य है आपका कर्नाटक। अगर आपका पूछता कोयला का तो झारखंड हो जाता, ठीक है, कोयला का पूछता तो झारखंड हो जाता, लेकिन लोहा का पूछा है तो कर्नाटक। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं, 100, ऑप्शन नंबर सी। इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? यानी कह रहा है कि इसमें ऐसा कौन सा खनिज है जिसमें कि लोहे की मात्रा पाई जाती है? तो ये आपका मैंगनीज हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा अधात्विक यानी अधातु है? तो देखिए सोना धातु है, चांदी धातु है, टीन धातु है, लेकिन अभ्रक आपका अधातु है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर अभ्रक। और अभ्रक जो है सबसे अधिक आपका बिहार और झारखंड में ही पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो देखिए छत्तीसगढ़ जो है वो लगभग 20% लोहा का उत्पादन करता है। 44 नंबर है कि मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये तीसरा स्थान है, मैंगनीज उत्पादन में तीसरा स्थान है। मैंगनीज उत्पादन में कितना, कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। अगला प्रश्न है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? तो अगर आपको 1 टन इस्पात बनाना है तो आपको 10 किलो मैंगनीज का उपयोग करना पड़ेगा। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा अयस्क उत्पादक है? तो देखिए उड़ीसा में जो है आपको सबसे अधिक मैंगनीज मिलता है। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स है। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए, तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए आपका बॉक्साइट का आवश्यकता पड़ता है। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। चलिए देश में तांबे का कुल कितना भंडार है? देश में तांबे का कुल कितना भंडार है? तो देखिए देश में तांबे का जो टोटल भंडार है 125 करोड़ टन। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? अभी देखिए हम आपको कुछ देर पहले बता रहे थे कि सबसे अधिक अभ्रक जो है बिहार और झारखंड में होता है, और पूरे भारत का 80% अभ्रक जो है बिहार और झारखंड ही उत्पादन करता है। चलिए एक मिनट, अगला प्रश्न है आपका बच्चों, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो देखिए सीमेंट उद्योग का कच्चा माल जो है वो आपका चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर। 51 में है, किस राज्य में खनिज तेल का सबसे विशाल भंडार है? तो ये आपका असम में है, और असम में आपको वो स्थान का नाम पता होगा, डिगबोई, ठीक है, डिगबोई। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो देखिए भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था तारापुर में। कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर में। तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? देखिए अनवीकरणीय कहने का मतलब वैसा ऊर्जा का स्रोत जो कि एक बार समाप्त हो जाए तो हम उसको दोबारा बना नहीं सकते हैं। अगर बनेगा भी तो वो बनने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय ले लेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा अनवीकरणीय। देखिए पानी का तो कोई कमी नहीं है, सूर्य ऊर्जा का कोई कमी नहीं है, हवा का कभी कोई कमी नहीं है, लेकिन कोयला का कमी हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर कोयला। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो देखिए कोयला आपका है
विद्युत आपका नहीं है, विद्युत आपका नहीं है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस भी है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा क्या, विद्युत, यानी प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ये आपका विद्युत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 55 नंबर में, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है। गैर पारंपरिक स्रोत कहने का मतलब है कि जो सदियों से नहीं चलता आ रहा है, जो कि अब नया मॉडर्न ज़माने के लोगों ने यूज करना शुरू किया है। तो देखिए कोयला का उपयोग बहुत दिन से हो रहा है, विद्युत बहुत दिन से हो रहा है, पेट्रोल बहुत दिन से हो रहा है, लेकिन सौर ऊर्जा ये सभी अभी अभी नया है, ये आपका पारंपरिक स्रोत नहीं है, ये आपका गैर पारंपरिक स्रोत है। चलिए अगला देखते हैं 56 नंबर में हमारा है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। तो देखिए गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण जो हुआ था आपका 20 करोड़ वर्ष पहले। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण जो आपका हुआ था 20 करोड़ वर्ष पहले। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। तो हमने आपको बताया था कि भारत में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन झारखंड राज्य में होता है, झारखंड राज्य में होता है। अगर आपको पूछे जाए कि झारखंड के बाद दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तो दूसरा नंबर पे आपका आएगा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। तो देखिए सर्वोत्तम कोयले का प्रकार हमने आपको कुछ देर पहले बताया था, कोयले 4 प्रकार के होते हैं, कोयले 4 प्रकार के होते हैं, जो कि आपका फर्स्ट में एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया होता है, लिग्नाइट दूसरे नंबर पर सबसे बढ़िया होता है, बिटुमिनस तीसरे नंबर पर, और पिट जो है वो आपका सबसे खराब किस्म का कोयला होता है। जब आप पीट को जलाओगे ना तो वो आपका ऊष्मा कम और धुआं ज़्यादा देगा, ठीक है। तो ये आपका सबसे बढ़िया लेकिन पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तो ये आपका तेल शोधक कारखाना हेतु, नहीं रुकिए, तेल शोधक कारखाना नहीं, तेल हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है। तेल वहाँ से निकलता है, शोधन नहीं होता है, खनिज तेल हेतु। अगला प्रश्न देखिए है 60 नंबर में कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। देखिए हमने आपको कुछ देर पहले बताया था कि सबसे अधिक तेल आपका जो है असम में है, और असम में कहाँ पर है, डिगबोई में, और ये आपका भारत का सबसे पुराना और भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना भी है। ये आपका कौन सा है, डिगबोई। अगला प्रश्न है आपका प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो प्राकृतिक गैस जो है ये आपका पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। हमने आपको कुछ देर पहले भी बताया था कि पेट्रोलियम जो है ये आपका ऊर्जा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप है, क्योंकि आपको पेट्रोल, डीजल, किरोसिन ये सभी आपका जो है पेट्रोलियम को शुद्ध करके ही प्राप्त किया जाता है, पेट्रोलियम से ही प्राप्त किया जाता है। इसीलिए पेट्रोलियम जो है आज के हमारे जीवन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट खनिज है। तो इस प्रकार से देखिए हमने आपको जो है ना भूगोल का चैप्टर 1 का आधा कंप्लीट कर दिया है। अभी ये आपका आधा हुआ है, अभी आपका ये कितना हुआ है, हाफ हुआ है। आपको आधा आएगा, पार्ट 2 में आएगा आपका इसका, नेक्स्ट वीडियो में आपका इस चैप्टर का पार्ट 2 आएगा, जो कि आप लोग देख लीजिएगा। और इस चैप्टर से आपको 5 नंबर से 7 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा, जिसमें कि कोई रोक टोक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। इसीलिए आपको ये चैप्टर को एकदम रट जाना है, घोल के पी जाना है, चाहे कोई कुछ भी बोले, आपको ये चैप्टर और सभी चैप्टर को पढ़ना है। लेकिन इस चैप्टर से आपको सबसे अधिक मार्क्स पूछे जाते हैं, और ये चैप्टर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI चैप्टर है। तो चलिए आप लोग बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय। टेक केयर।